अच्छा, हमने क्लाइंट सर्वर कैसे कम्युनिकेशन होती है, डाटा एक्सचेंज कैसे होता है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, वो भी पढ़ लिया। 3 तरीके हैं। पहला तरीका है पोस्ट का, दूसरा तरीका है क्यूरी स्ट्रिंग का, तीसरा तरीका है पैरम्स का, यूआरएल पैरम्स का। हमने सेपरेट से अलग से ये भी पढ़ लिया कि डेटाबेस क्या होता है, 2 तरह के होते हैं, हमने कौन सा चूज़ करना है और क्यों चूज़ करना है। मोंगो डीबी हमने चूज़ किया और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि मोंगो डीबी डेटाबेस को इंस्टॉल और डाउनलोड कैसे करते हैं, और फिर मोंगो डीबी में यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, कलेक्शंस क्या होती हैं, और फील्ड्स क्या होती हैं, और डेटाबेस क्या होता है। अब हमने करना है 2 चीज़ों को लिंक, सर्वर को और डेटाबेस को लिंक करना है, ठीक है। तो लिंक करने के लिए यानी हम वापस उस डायग्राम में जाते हैं जिस डायग्राम में हमने ये काम किया था लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो तो। हमारा बुनियादी तौर पे जो वर्क फ्लो है वो इस तरह के है कि क्लाइंट ने डाटा भेजा सर्वर को, और सर्वर ने ये डाटा भेजना है किसको, मोंगो डेटाबेस को। लेकिन यहाँ पे एक बीच में ट्विस्ट है छोटा सा। वो ट्विस्ट ये है कि डेटाबेस जो टर्मिनोलॉजी समझता है वो डॉक्यूमेंट समझता है। वो क्या समझता है? उसी डॉक्यूमेंट को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा होता है। गॉट इट? अपेरेंटली दिखने में सेम होते हैं, एक्चुअली सेम नहीं होते, दोनों में थोड़ी बहुत डिसिमिलैरिटी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास सर्वर में इंफॉर्मेशन पड़ी होगी किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। जो डेटाबेस इंफॉर्मेशन समझता है वो किस फॉर्म में समझता है, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में समझता है। तो अगर मुझे मेरे सर्वर को डेटाबेस से बात करनी है तो किसी ऐसी ज़ुबान में बात करनी है जो दोनों को समझ आए, और अगर दोनों ज़ुबान को नहीं समझ सकते तो कम से कम ऐसे इंफॉर्मेशन दोनों के दरमियान सक्सेसफुली एक्सचेंज करने के लिए बीच में कोई ऐसा टूल होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर सके डॉक्यूमेंट में और डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर सके ऑब्जेक्ट में। तो ये जो बीच वाला टूल है ना, जो हमें ज़रूरत पड़ता है हमेशा, इसको हम बोलते हैं ODM। क्या बोलते हैं? ODM स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपर या ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपिंग। मैपिंग समझ गया ना? काइंड ऑफ लाइक, ठीक है, लेकिन एक्चुअली कंपाइलर नहीं है, बट यूँ समझ लें कि जॉब यही करता है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा होता है? ऑब्जेक्ट। ये क्या समझ रहा होता है? डॉक्यूमेंट। तो ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट में मैप करने का काम किसका होता है? ODM का। ये ODM बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, हम जिस लाइब्रेरी का जिक्र करेंगे, यस, डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को वापस डॉक्यूमेंट में। और ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसमें बिल्ट इन फंक्शन है, वो हम कॉल करेंगे ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ODM के एक से ज़्यादा काम है। एक काम है ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट में मैप करना, और जो लाइब्रेरी ये काम करेगी यानी ODM लाइब्रेरी का नाम है, उसको हम कहते हैं मोंगूज। क्या बोलते हैं? मोंगूज। लेट मी चेंज द कलर। तो इसका मतलब है कि हमें अब क्लाइंट और सर्वर की, क्लाइंट सर्वर की बात तो ख़त्म होगी ना, सर्वर और डेटाबेस की कम्युनिकेशन के लिए एक बीच में ब्रिज चाहिए, और वो ब्रिज जो हम यूज़ करेंगे वो कौन सा है? ODM। और ODM कौन सा? मोंगूज। मोंगो डीबी नहीं, मोंगूज। मोंगो डीबी डेटाबेस है और एक्सप्रेस का हमारा सर्वर है। तो एक्सप्रेस सर्वर और मोंगो डीबी डेटाबेस दोनों ने आपस में बातचीत करनी है, तो किसके ज़रिए होगी? मोंगूज के ज़रिए होगी। यूँ समझ लें कि ब्रिज है या तार है, जो भी कह लेंगे, दोनों की कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाएगा, ठीक है। तो मोंगूज क्या होता है? एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, और जैसे हम कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्री रिटन फंक्शंस, और हम उन फंक्शंस को कॉल करके उनको लेवरेज कर रहे होते हैं, उनको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एक बात। दूसरी बात मैंने ये बोली है कि हमने डेटाबेस के अंदर जाके, डेटाबेस के अंदर इस इधर मोंगो डीबी में क्या होगा? बहुत सारे डेटाबेसेस होंगे, यानी एक से ज़्यादा डेटाबेसेस हो सकते हैं। हर डेटाबेस के अंदर क्या हो सकता है? हर डेटाबेस के अंदर क्या होता है? कलेक्शन होती है। हर कलेक्शन के अंदर क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। हर डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है? प्रॉपर्टीज़ या फील्ड्स हो सकती हैं। क्लियर होगी बात? अब चूँकि अभी तक तो मैंने आपको बताया कि हम फील्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को जाके मैनुअली क्रिएट करते हैं डेटाबेस के अंदर, और फिर मैंने सारा कुछ क्रिएट करके आपको टर्मिनोलॉजी समझा के बता के वापस डिलीट कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। तो ये जो काम है
कि किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स बनेंगी, उस डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर का मतलब ये है ना कि कौन सी फील्ड होगी और हर फील्ड की डेटा टाइप क्या होगी। आपने देखा था ना, मैं जब फील्ड बनाता था तो सामने उसका डेटा टाइप बताता था कि यार ये फील्ड का नाम होगा और ये उसकी क्या होगी, डेटा टाइप होगी। ये फील्ड का नाम, ये डेटा टाइप, ये फील्ड का नाम, ये डेटा टाइप, ये फील्ड का नाम, ये डेटा टाइप। यस, प्रॉपर्टी की बात है। ये चलें प्रॉपर्टी कह देते हैं। ये प्रॉपर्टी का नाम, ये उसकी टाइप, ये प्रॉपर्टी का नेम, ये उसकी डेटा टाइप, ये प्रॉपर्टी का तो ये क्या है बेसिकली, ये स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है। गॉट इट। तो मोंगूज दूसरा काम ये करती है, पहला काम तो मैंने बता दिया कि इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन डेटाबेस एंड अ सर्वर। दूसरा ये काम करती है, इट हेल्प्स अस क्रिएट दैट स्ट्रक्चर। मोंगूज के जरिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं डेटाबेस का। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कौन सी फील्ड होगी, उसकी कौन सी टाइप होगी, कौन सी फील्ड कौन सी टाइप, कौन सी फील्ड कौन सी टाइप, कौन सी फील्ड कौन सी। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाना हमें अलाउ करता है वो कौन करता है, मोंगूज ही करता है। तो अभी तक हम मोंगूज को ये दो काम, और तीसरा काम है मॉडल क्रिएट करना, वो हम बता देंगे कि मॉडल क्या होता है अभी जब हम करेंगे। तो मोंगूज से हम 3 काम करवाएंगे। नंबर 1, सर्वर और डेटाबेस की कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है ना, पहले लिंक, पहले कनेक्शन बनाए, पहले इन दोनों का क्या बने आपस में। तो मोंगूज को इस्तेमाल करके सर्वर और डेटाबेस के दरमियान कनेक्शन बनाना पहला काम। दूसरा काम, मोंगूज को इस्तेमाल करके अपनी कलेक्शन या डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना। और तीसरा काम, उसका मॉडल बनाना। तीसरे काम के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले 2 काम कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, क्रिएटिंग कनेक्शन बिटवीन सर्वर एंड डेटाबेस, ताकि ये बातचीत शुरू कर सके। गॉट इट। लेट्स टॉक अबाउट दैट। लेट्स सेव दिस इमेज एज वेल सो दैट वी मे रेफर इट अगेन। और वापस जाएं और नेट पे जाके यहाँ पे सिंपली लिखें मोंगूज। मोंगूज की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पे आप देख लें कि मोंगूज में एलिगेंट मोंगोडीबी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग फॉर द नोड.js। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, कनेक्शन। डीबी के साथ बात करने से पहले डीबी के साथ क्या करना पड़ता है, कनेक्शन करना पड़ता है। तो कनेक्शन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल। सबसे पहले आप जाएं तो इसकी क्विक स्टार्ट गाइड में भी जा सकते हैं। आपको मोंगूज को इंस्टॉल करना है, प्रीटी मच स्टैंडर्ड वे। जब भी आप किसी लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं तो उससे पहले क्या करना पड़ता है, तो आपने सिंपली क्या करना है, npm इंस्टॉल मोंगूज। यस, और कोई पर्पज़ नहीं है अभी तक नोड.js का, और कोई पर्पज़ नहीं पड़ा। नोड.js हमें वो बेस देता है, वो फाउंडेशन देता है जिसके ऊपर सारा कुछ, सारी लाइब्रेरीज चल रही होती है। हमारा बैकएंड पे सर्वर भी एक्सप्रेस में बन रहा होता है, एक्सप्रेस चल रहा होता है नोड.js के ऊपर। यानी सर्वर हम किस, यस, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। नोड.js इज़ अ रन टाइम एनवायरनमेंट। और कुछ भी नहीं इसका सीखेंगे नहीं, मतलब पूरी सीख सकते हैं अगर आप कोई भी, अब आप मुझे कहें जी कि आप एक्सप्रेस यूज़ ना करें, सिर्फ नोड.js पे सर्वर बनाएं, बन सकता है। लेकिन हाँ, नहीं, अच्छी है बुरी इसलिए नहीं कह सकते कि नोड.js में आपको लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। अभी देखें एक्सप्रेस.js में हम जब सर्वर बना रहे हैं ना, तो इसने बहुत सारी चीज़ें हमें एक बिल्ट इन फंक्शन की फॉर्म में दी हुई हैं। अगर हम खुद नोड.js में करेंगे तो हमें स्क्रैच से सारी नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे नेटवर्क पे कम्युनिकेशन होती है, कैसे मैसेज आगे पीछे ट्रांसपोर्ट होते हैं, हमें वो सारा कुछ खुद करना पड़ेगा जो एक्सप्रेस के बिल्ट इन फंक्शंस कर रहे हैं, मैनुअली खुद करना पड़ेगा। और इसके लिए फिर हम 6 से महीने से तकरीबन 9 महीने या 1 साल तो चाहिए होगा कम से कम, क्योंकि मतलब नोड एक्सप्रेस.js ना बहुत लाइट वेट फ्रेमवर्क है नोड.js के ऊपर सर्वर क्रिएट करने का। बट यस, सच असल में ये है कि असल में हम नोड.js यूज़ नहीं कर रहे, असल में नोड.js को सिर्फ बतौर रन टाइम एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हैं। इसकी जगह कोई और भी यूज हो सकता है एनवायरनमेंट। नोड.js के लिए नहीं, सबसे फेमस जावास्क्रिप्ट के लिए नोड.js ही है, एनवायरनमेंट ये यूज़ होगा। उसके ऊपर फ्रेमवर्क बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्सप्रेस की जगह फास्टिफाई, एक्सप्रेस की जगह नेस्ट.js यूज़ कर सकते हैं, ये भी फ्रेमवर्क्स हैं और ये एडवांस है। नेस्ट.js तो बहुत एडवांस है, उसके लिए आपको टाइप स्क्रिप्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए। नेस्ट, घोंसले वाला नेस्ट, नेक्स्ट फ्रंट एंड है, नेस्ट बैक एंड फ्रेमवर्क है। गॉट इट। एंगुलर फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है गूगल का, जैसे रिएक्ट फेसबुक की लाइब्रेरी है, एंगुलर गूगल की लाइब्रेरी। एनीवेज, तो हमने बेसिकली मोंगूज को इंस्टॉल करना है। सो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। मेक श्योर करें कि मोंगूज को बैकएंड पे ही इंस्टॉल करें। जैसे मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा होता हूँ, लाइब्रेरीज आपकी कन्फ्लिक्ट ना करें, ठीक है।
सो मैं यहाँ पे जाता हूँ cd backend और यहाँ पे जाके npm install mongoose करें। वंस यू इंस्टॉल mongoose तो अब आपने बैकएंड के एप्लीकेशन के अंदर आना है और जैसे कन्फिग राउट बनाया ना वैसे बैकएंड के अंदर डायरेक्ट एक फ़ोल्डर बनाना है जिसको आपने नाम देना है कन्फिग। कन्फिग का मतलब इसके अंदर हम कोई भी अपनी एप्लीकेशन की कन्फिग्रेशन करेंगे। जैसे पहली कन्फिग्रेशन ये है कि मैं अपने सर्वर को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ किसके साथ, डेटाबेस के साथ। तो ये कनेक्शन की लॉजिक आप डायरेक्ट ऐप की फ़ाइल के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा हमने एक ही फाइल में सारा कुछ मैसअप नहीं क्रिएट करना, जस्ट बेटर मैनेजेबिलिटी के लिए हम अलग से फोल्डर्स एंड फाइल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो कन्फिग के अंदर जाके आप सिंपली एक फ़ाइल बना लें db.js। db.js नाम से ज़ाहिर है कि इसके अंदर मैं क्या बनाऊंगा, डेटाबेस का कनेक्शन, ठीक है। और मैं इसे कहूँगा जी उसी तरह एक फंक्शन बनाऊंगा, उसे एक्सपोर्ट करूँगा const connect db, ये एक कॉलबैक फंक्शन होगा और यहाँ पे ये करूँगा। चूँकि इसके साथ मैं किसी एक्सटर्नल टूल से बात करूँगा, डेटाबेस एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, तो मैं अपने सर्वर से किसी एक्सटर्नल टूल से बात करूँगा तो मैं क्या रखता हूँ, एसिंक प्रॉमिस बेस्ड। वो आपको पता है जब भी आप किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या टूल से बात कर रहे होते हैं तो एसिंक अवेट, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, एज इट इज़ जो उसने मुझे दिया है, देख लें, एसिंक फंक्शन मेन, और उसके अंदर उसने क्या दिया हुआ है, अवेट mongoose.connect। यानी मैं यहाँ पे जाऊँगा और वो लाइन कॉपी करके एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूँगा, अवेट mongoose.connect। तो ये mongoose कहाँ से आया, ऑब्वियसली मेरे पास तो नहीं है mongoose, तो मैं यहाँ से इसे इंपोर्ट करूँगा, import mongoose mongoose फ्रॉम mongoose, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे ना तो ये आपको ये वाला सिंटेक्स देगा, रिक्वायर वाला। तो ये रिक्वायर वाला सिंटेक्स ES5 का है, पुराना। तो हम चूँकि Node.js में आके अपने पैकेज जेसन में ये दे चुके हैं टाइप मॉड्यूल, तो टाइप मॉड्यूल का मतलब क्या है कि हम कौन सा सिंटेक्स यूज़ करेंगे, ES6 वाला। तो इसलिए जहाँ जहाँ आपको रिक्वायर मिले आपने वो रिक्वायर यूज़, आपने उसे कन्वर्ट कर लेना है किस में, इम्पोर्ट के सिंटेक्स में। ये फ़र्क है, क्लियर। नाउ मैंने कहा जी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कनेक्ट db और साथ में एसिंक फंक्शन दिया और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, mongoose.connect। ये mongoose बिल्ट इन लाइब्रेरी से हमें मिला है, .connect उसका फंक्शन है। इसके अंदर हमने वो URL पास करनी है जिस URL पे हमारा डेटाबेस चल रहा है। और हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ चलता है, लोकल होस्ट :27017, ठीक है। तो मैंने लोकल होस्ट लिखा है, तो आप ये वाला एड्रेस अगर देखें ना, जब कभी 127.0.0.1, हमेशा इसको हम कहते हैं लूप बैक IP एड्रेस, यानी ये लूप होके आपके अपने सिस्टम को टारगेट कर रहा होता है। दूसरे अल्फाज में लोकल होस्ट का जो IP वर्जन है वही है, इसका मतलब लोकल होस्ट ही है, कुछ भी नहीं। आपको बताया ना www.something, उनके पीछे कोई एक्चुअली IP चल रही होती है, तो वैसे ही लोकल होस्ट के पीछे कौन सी IP चल रही होती है, 127। ये हमेशा स्टैंडर्ड है हर सिस्टम में, 127.0.0.1। इसको हम क्या बोलते हैं, लूप बैक एड्रेस। यानी कोई भी रिक्वेस्ट इस एड्रेस पे जाती है तो वो घूम फिर के वापस आपके अपने सिस्टम को पॉइंट कर रही होती है। तो MongoDB ज़ाहिर है किसके सिस्टम पे चल रहा है, मेरे लोकल सिस्टम पे चल रहा है, और किस एड्रेस पे चल रहा है, लोकल होस्ट किस पोर्ट पे चल रहा है, 27107। इसके बाद ये टेस्ट क्या है, यहाँ पे आप टेस्ट नहीं, बल्कि मैंने अभी मैनुअली जाके डेटाबेस क्रिएट किया था ना, तो मैंने कहा था अब हमने आज के बाद मैनुअली डेटाबेस क्रिएट नहीं करना। जो भी आपको डेटाबेस क्रिएट करना है उसका नाम यहाँ दे दें। मैं कहता हूँ जी ECOMMERCEB16। तो अब अगर ये कनेक्शन सक्सेसफुल होता है तो ये MongoDB में जाके इस नाम का डेटाबेस खुद क्रिएट करना है। अब फिर इसके अंदर हमने कलेक्शंस बनानी है और बाकी सारे काम करने हैं, वो अभी हम बनाते हैं, सिर्फ ये डेटाबेस बनाएगा, बाकी कुछ हमने। क्लियर होगी बात। चूंकि मैंने कहा कि जब आप किसी के साथ अवेट लगाते हैं तो पॉसिबल है एरर भी तो आ सकता है ना, एरर आ सकता है ना, यानी डेटाबेस डाउन हो, डेटाबेस की सर्विस ही ना चल रही हो, डेटाबेस करप्ट हो जाए, तो फिर तो ये लाइन एरर दे सकती है ना। तो हम उस एरर को भी यहाँ पे क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ना, इसको एक वेरिएबल में सेव करते हैं, बिल्कुल कॉन्स्ट। ओ हमने env फाइल बनाई है ना, तो बेहतर है कि आप क्या करें, ये जो URL है
इसको इधर आके क्या लिखें, मोंगो DB URI, यस ये भी सीक्रेट में है। मैंने यहाँ पे लिख दिया URI और यहाँ पे क्या कर दिया, const URL इक्वल्स टू process.env डॉट ये वाला वेरिएबल, ये वहाँ से रीड करेगा और ये URL पास कर दें आप इधर। ठीक, तो mongoose डॉट कनेक्ट पहला पैरामीटर लेता है URL और दूसरा ऑप्शनल पैरामीटर लेता है कॉल बैक फंक्शन। इस कॉल बैक फंक्शन में आप फिलहाल लिख दें कंसोल लॉग MongoDB कनेक्टेड, यानी अगर ये कोई एरर नहीं देगा तो मुझे ये वाला मैसेज मिलेगा MongoDB कनेक्टेड, और अगर ये वाला मैसेज मिले तो ये इस बात की इंडिकेशन होगी कि मेरा MongoDB कनेक्ट हो चुका है। क्लियर? तो अब देख ले, मैं सिर्फ इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, जब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा तब तक तो ये चलेगा ही नहीं भाई, ऐसे ही है ना। तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, मैं कॉल कहाँ पे करूँगा, यहाँ से चूँकि मैं इसे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं हमेशा इसे ऐप के अंदर कॉल करूँगा, और मैं इसे कॉल कैसे करूँगा, CO connect DB, और ये उसने ऑटो इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट कनेक्ट DB फ्रॉम config dbjs, और मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। अब जो ही मैंने इसे कंट्रोल S से सेव किया तो यहाँ पे सर्वर मेरा क्रैश कर गया। क्रैश करने का मतलब इसने मुझे कोई एरर दिया, और एरर का मतलब कि आप जाके इस एरर को पढ़ेंगे क्या, वो कह रहा है जी कि mongoose एरर नो लॉन्गर एक्सेप्ट्स अ कॉल बैक। इसका मतलब आपको क्लियरली पता है कि मैं चूँकि बूढ़ा हो चुका हूँ, पुराना काम यूज़ कर रहा हूँ, तो वो कह रहा है जी कि mongoose डॉट कनेक्ट नो लॉन्गर एक्सेप्ट्स द कॉल बैक। इसका मतलब है ये तरीका ठीक नहीं है, आप इसे मिटा दें और मिटा के कंट्रोल S करें तो आपका ये चल रहा है सर्वर। लेकिन मुझे इस बात की इंडिकेशन कैसे मिलेगी कि चल रहा है यानी डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है नहीं कनेक्ट। देखिए ना, जब मैं सर्वर को सेव करता हूँ तो सेव करने का मतलब ये फाइल सेव हो जाती है, और सेव होने का मतलब इसके अंदर ये सारा कुछ सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है, ये लाइन भी तो एग्जीक्यूट होगी। तो इसने अगर कोई एरर नहीं दिया तो इसका मतलब है डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन जो उसने मैसेज दिया ना ये कि नो लॉन्गर एक्सेप्ट द कॉल बैक, हम देखते हैं फिर एरर हैंडलिंग के लिए कोई तरीका तो दिया होगा उन्होंने ना डॉक्यूमेंटेशन में। सो लेट्स कम बैक टू दिस, और उसने ये तरीका दिया हुआ है। ठीक है, कि अगर आपको एरर आए तो उसे डॉट कैच के साथ कैच कर लें। तो इसका मतलब है जिस फंक्शन में आपने कनेक्शन बनाया हुआ है वो फंक्शन जहाँ कॉल कर रहे हैं, ये मेन उसने नाम दिया हुआ है, हमने क्या नाम दिया हुआ है, कनेक्ट DB नाम दिया हुआ है। ठीक है, वो कह रहा है उस पर आप ये काम कर लें, इस पर आप जहाँ कॉल कर रहे हैं, मैं कॉल यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या कर दें, .catch कैच, और कैच हमेशा एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जिसमें कोई भी एरर अगर आता है तो वो इसमें थ्रो करता है। सो कंसोल लॉग, और यहाँ पे आप बोल दें एरर इन कनेक्शन, और साथ में वो एरर भी दे दें ई वाला। सिंपली अगर ये जो मैंने काम किया ना प्योरली डॉक्यूमेंटेशन से देख के किया है, एक बात तो ये कि आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्शन बनाने के लिए आपने सिंपल एक फंक्शन बना लिया, उसके अंदर आपने mongoose कनेक्ट लगा लिया। तो पहले तो ये होता था कि आप इसी के सेकंड पैरामीटर में कॉल बैक फंक्शन देते थे, अगर कोई एरर वेरर तो हैंडल कर लेते थे। अब उसने कहा जहाँ ये फंक्शन कॉल करेंगे ना कनेक्ट DB के नाम से, तो उसी के साथ क्या लगा दें, डॉट कैच। ये जो कैच का ब्लॉक है ये क्या कैच करेगा, अगर कोई एरर आएगा तो, अगर कोई एरर आया ना कनेक्शन में तो ऑटोमेटिकली एरर की डिटेल ई में आ जाएगी, और मैं उसे कर रहा हूँ जी कि एरर इन कनेक्शन, और साथ में वो ई, यानी जो भी एरर आया वो मुझे लॉग में दिखा देता है, उसको एरर को देख के मैं रिजॉल्व कर लूँ। लेकिन अगर कोई एरर नहीं आता, एवरीथिंग इज़ फाइन, सर्वर चल रहा है, दैट्स इट। इसका मतलब है डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। सो अब यहाँ पे नहीं, अभी पहले कहा ना कि पहले देयर वाज अ वे थ्रू विच वी कुड कॉल इट, अब उन्होंने खुद डॉक्यूमेंटेशन में कहीं भी कोई तरीका नहीं दिया, मतलब दैट्स फाइन फॉर नाउ। ठीक है, अब निशानी यही है ना बेटा कि ये लाइन चली और इसने कोई एरर नहीं दिया। अगर कोई एरर देता तो वो कैच आ जाता, कैच करके कंसोल पे लॉक कर देता तो यहाँ पे एरर दिख जाता। तो एरर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है डेटाबेस इज सक्सेसफुली लिंक्ड आर कनेक्टेड। तो अब जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे ना, उन स्टेप्स में क्या हो चुका है, हमने कनेक्शन किसके थ्रू बनाया, mongoose की लाइब्रेरी के थ्रू बनाया।
तो मेरा सर्वर और डेटाबेस आपस में क्या हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। अब मुझे क्या बनाना है, स्कीमा। पहली दफ़ा एक लफ्ज़ नया बोला, स्कीमा। यानी टेक्निकली मुझे क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है, या स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। किस चीज़ का स्ट्रक्चर, कि यार जो मैं डॉक्यूमेंट सेव करूँगा उस डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा। इस डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को मोंगूज स्कीमा बोलता है। क्या बोलता है, मिसाल देता हूँ, ये स्ट्रक्चर क्या भला है। यानी मैं यहाँ पे जाके एक कंट्रोल एंड न्यू फाइल करता हूँ और मैं इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और उस ऑब्जेक्ट में ये कहूँगा कि यार जो मेरा डॉक्यूमेंट बनना है ना, उस डॉक्यूमेंट में एक फील्ड होगी टाइटल, और उस टाइटल की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। दूसरी फील्ड होगी मेरी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। तीसरी फील्ड होगी मेरी प्राइस, तो प्राइस की टाइप क्या होगी, नंबर। चौथी फील्ड होगी मेरी स्टॉक, तो स्टॉक की टाइप क्या होगी, नंबर। तो दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर ना, ढांचा। ऑब्जेक्ट किस किस्म का होगा और उसमें कौन कौन सी फील्ड नेम्स होंगे, तो इसको मोंगूज क्या बोलता है, स्कीमा। इस तरह के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने को मोंगूज क्या बोलता है, स्कीमा बोलता है। समझ आ गई बात। सो नाउ लेट्स क्रिएट अ स्कीमा। उसके लिए अच्छा, एक स्कीमा तो नहीं बनाना ना, हमने प्रोडक्ट के लिए अलग स्कीमा बनाना है, यूज़र्स के लिए अलग स्कीमा बनाना है, ऑर्डर्स के लिए अलग स्कीमा बनाना है। इसका मतलब है जितने भी आप कलेक्शंस बनाएंगे, हर कलेक्शन का अलग से स्कीमा होगा। तो हम अभी किसके साथ बात कर रहे हैं, यूज़र्स, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कंट्रोलर ही बना लेते हैं पहले। अगर आपने यूज़र्स बनाना है तो यहाँ दूसरा कंट्रोलर कौन सा होगा, यूज़र्स का कंट्रोलर होगा, वो भी बना लेंगे। बट लेट्स, अभी ये बना हुआ है, पहले तो हम इसी का स्कीमा बना लेते हैं। सो बैकएंड पे आएँ और स्कीमा सेव करने के लिए आप फोल्डर को नॉर्मली नाम देते हैं मॉडल। क्या नाम देते हैं, मॉडल। और इस मॉडल के अंदर आके आप एक फ़ाइल बनाएं और उसे कहें जी PRODUCTS product.schema.js। कोशिश करें कि जिस रिसोर्स का स्कीमा बना रहे हैं नाम उसको वही दें, वरना कोई भी नाम हो सकता है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा तो इसे मैंने क्या बोला है, प्रोडक्ट। या स्कीमा से अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैंने फोल्डर को नाम मॉडल दिया, तो इसको भी आप क्या कहते हैं, products.model.js। ये मॉडल अभी मैंने समझाया नहीं है, इसलिए जब लफ्ज़ आएगा मॉडल का तो उस वक्त बताऊंगा ये क्या भला है। तो अभी हमने स्कीमा बनाना है, तो स्कीमा किसके ज़रिए बनाना है भाई, मोंगूज के ज़रिए, क्योंकि बातचीत किसने करवानी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, import mongoose from mongoose, और अब यहाँ पे लिखूँगा स्कीमा बनाने के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आएँ और यहाँ पे कैन यू सी दिस न्यू mongoose डॉट स्कीमा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू mongoose, ये वाला ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ .sc स्कीमा एज इट इज़, और ये फंक्शन कॉल है। अच्छा, आप कहेंगे सर ये आपको कैसे ज़ुबानी याद हुआ, तो आपको भी ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे भी ज़ुबानी याद नहीं है, मैं इसलिए बार बार डॉक्यूमेंटेशन देखूँ। जस्ट आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, फ़्लो पता होना चाहिए। एक स्ट्रक्चर बनाएंगे ना आप, एक दफ़ा 2-3 बनाएंगे तो चौथी दफ़ा आपको खुद ज़ुबानी याद हो जाएगा क्या करने में। तो ये एक फ़ंक्शन कॉल कर रहा हूँ और उसको मैं एक वेरिएबल में सेव कर देता हूँ। इसको बोलता हूँ जी product schema। ये कोई भी वेरिएबल है, कॉन्स्ट के साथ मैंने क्लियर किया, और मैंने न्यू mongoose डॉट स्कीमा, स्कीमा बनाने के लिए ये कन्वेंशन है कि आपने ये फंक्शन कॉल करना है, और इसके अंदर आपने एज इट इज़ वो ऑब्जेक्ट पास कर देना है जो अभी थोड़ी देर पहले पास किया था। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 चीज़ों के साथ सिर्फ जाता हूँ, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। यानी मैं एक ऐसा स्कीमा बनाना चाह रहा हूँ जिसमें, या एक ऐसी कलेक्शन बनाना चाह रहा हूँ जिसमें जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसमें कितनी फील्ड्स होंगी, सिर्फ 3। कौन कौन सी, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। ठीक, अब मैं, ये मेरा स्कीमा बन गया पूरा।
अब मैं इस स्कीमा को मॉडल में कन्वर्ट करूँगा। सो मैं कहूँगा जी कि आईडी के लिए साइन करेगा। ये आईडी खुद ही असाइन करेगा, यानी जब जो ही ये डेटाबेस में जाके वो करेगा ना, रिकॉर्ड सेव करेगा, आईडी खुद ही असाइन। अभी आप देखेंगे सारा कुछ 2 मिनट में। यहाँ तक बात समझ आ गई है? तो स्टेप 1 हमारा ये था कि हमने डीबी से कनेक्शन इस्टेब्लिश किया। स्टेप 2 ये है कि हमने एक स्कीमा बनाना है, और स्टेप 3 एंड लास्ट कि हमने इस स्कीमा का मॉडल बनाना है। तो मॉडल कैसे बनाएंगे? सिंपल, वो भी ये लिखा हुआ है mongoose डॉट मॉडल। आप लिखेंगे जी कि mongoose डॉट मॉडल, और इस मॉडल को कोई भी नाम दें, प्रोडक्ट, और इसके अंदर ये स्कीमा पास कर दें जो आपने ये बनाया प्रोडक्ट स्कीमा, और इसे कर दें आप एक वेरिएबल में सेव, और उस वेरिएबल को एक्सपोर्ट कर दें, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट दैट्स इट कंप्लीट। अब ये आखिरी लाइन में क्या किया है, ये तो मैंने डिज़ाइन किया है कि स्कीमा कि यार जो मोंगोडीबी में जाके कलेक्शन बनानी है ना तुमने, उसका स्ट्रक्चर ये होगा, नेम, प्राइस और एक्चुअली मोंगोडीबी में जाके वो कलेक्शन बनाएगा कौन, ये वाला बिल्ट इन फंक्शन मॉडल। तो इस मॉडल को मैंने कहा जी प्रोडक्ट्स, ये जो मैं यहाँ नाम दूंगा ना, जो भी मोंगोडीबी की कलेक्शंस में यही नाम जाएगा, यानी मैं यहाँ प्रोडक्ट दूंगा तो मोंगोडीबी इसको प्लूरल नाम दे के कलेक्शन बनेगा। यानी वहाँ अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट देता हूँ तो वहाँ क्या बनेगा, प्रोडक्ट्स। यहाँ यूज़र देता हूँ तो वहाँ क्या बनेगा, यूज़र्स। यहाँ ऑर्डर देता हूँ वहाँ क्या देगा, बनेगा। तो जो कलेक्शन का नाम आप मोंगोडीबी में रखना चाहते हैं वो यहाँ देंगे आप मॉडल के अंदर, और साथ में ये स्ट्रक्चर असाइन करेंगे कि यार इस नाम की कलेक्शन बनाओ और इस नाम का उसका क्या बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। इस नाम का नहीं, सॉरी, इस पैटर्न का स्ट्रक्चर बनाओ जो ये यहाँ पे लिखा हुआ, खुद ब खुद बना दे। वो प्लूरल रखेगा ये हमेशा, प्लूरल देंगे तो एक और एस लगा देगा साथ में, इसलिए सिंगुलर देना है कोशिश करें, ठीक है। हम उसको कंफर्म भी कर ले देंगे, प्लूरल देंगे तो 2 एस लगाएगा नहीं लगाएगा, वो इतना समझदार है कि समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन इतना कंफर्म है कि जहाँ जो नाम देंगे मोंगोडीबी में इसी के प्लूरल की वो कलेक्शन बनाएगा। अब जब ये कलेक्शन बना देगा तो बनाने के बाद उसका रेफरेंस इस वेरिएबल में स्टोर करेगा, और मैं इसे यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। बस दीज आर द 3 स्टेप्स। हर कलेक्शन के लिए यही काम करेंगे, ये 3 स्टेप्स करेंगे। जब यूज़र को बनाना हो, कनेक्शन 1 टाइम स्टैब्लिश होगा डेटाबेस का, वो दोबारा कभी स्टैब्लिश नहीं होगा। कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, अब आपने 2 स्टेप्स करने हैं हर दफ़ा, स्कीमा बनाना है, मॉडल बनाना है, एक्सपोर्ट कर लेना है। स्कीमा बनाना है, उसका मॉडल बना के एक्सपोर्ट कर लेना है। स्कीमा बनाना है, मॉडल बना के एक्सपोर्ट कर लेना है। हर एक के लिए यही काम करेंगे। अब यूज़र्स के लिए सिर्फ स्कीमा की फील्ड्स डिफरेंट होंगी, बाकी सारा सिंटैक्स डिफरेंट होगा। ऑर्डर्स के लिए सिर्फ स्कीमा की फील्ड्स डिफरेंट होगी। इसी तरह जिस किस्म का मर्जी स्कीमा बनाना चाहिए, सिर्फ उसकी फील्ड्स डिफरेंट होंगी। फाइनली इट्स टाइम टू यूज़ दिस मॉडल टू सेव द इंफॉर्मेशन इनटू द डेटाबेस। तो हम ये जो मॉडल बन रहा है, मॉडल बन के किस वेरिएबल में सेव हो रहा है, और मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब है बाकी किसी जगह पे भी मैं इंपोर्ट करके इस वेरिएबल को यूज़, यानी इस वेरिएबल को मैं मॉडल बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें किसका रेफरेंस स्टोर हो रहा है, मॉडल का रेफरेंस स्टोर हो रहा है। यानी mongoose का मॉडल का फंक्शन बिल्ट इन मॉडल क्रिएट करके उसका रेफरेंस देता हूँ। इसको मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ, मॉडल बोल सकता हूँ, प्रोडक्ट का मॉडल बोल सकता हूँ। क्लियर है? नाउ इसको भी कर दे बंद, इसको भी कर दे बंद, इसको भी कर दे बंद, इसको भी कर दे बंद। और अब मुझे ये बताएं कि हमारा फ्लो क्या कहता है। क्लाइंट से डेटा भेजें, सर्वर डेटा रिसीव करे, ऑलरेडी कर रहा है ना। अब हम इस सर्वर से डेटा कहाँ भेजेंगे, डेटाबेस में भेजेंगे। सिंपल, यू नीड 1 लाइन ऑफ कोड। कैसे, ज़रा गौर से देखिएगा। जो डेटा क्लाइंट भेज रहा है वो कहाँ मिल रहा है मुझे, क्रिएट प्रोडक्ट के अंदर किस फॉर्म में मिल रहा है, बॉडी की फॉर्म में मिल रहा है। अब इस बॉडी के बाद मुझे वो डेटा कहाँ भेजना है, प्रोडक्ट जो अभी मैंने मॉडल बनाया है उसे आप इंपोर्ट कर लें। पहले इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम
क्या हो गया भाई, सजेशन क्यों नहीं दे रहा। इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम, कहाँ से, मॉडल से। मॉडल के अंदर क्या है, प्रोडक्ट डॉट मॉडल डॉट JS की एक्सटेंशन लाजमी लिखिएगा, क्योंकि ये 6 का सिंटैक्स हम यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये मसला करेगा, और ये अभी भी मसला कर रहा है। डज़ नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिफ़ॉल्ट, तो इसका मतलब है कि वो डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट नहीं और एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, बल्कि नेम्ड एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दें, नेम्ड भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे तो साथ में कांस्टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आएँ तो इट स्टिल इज़ गिविंग मी द एरर। सो ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। सो लेट मी शो यू, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू mongoose। ओके, लेट मी मेक श्योर द सिंटेक्स, कॉन्स्ट किटन mongoose डॉट मॉडल, ठीक ही तो दे रहा है भाई, कॉन्स्ट किटन, और किसके, नहीं, वो ये जिस नाम से वहाँ से वेरिएबल एक्सपोर्ट किया ना, उसी नाम से करेंगे। SES का ताल्लुक सिर्फ MongoDB के अंदर जाके कलेक्शन क्रिएट करने के साथ है, बाकी जहाँ भी इसे रेफ़र करेंगे इसी वेरिएबल से करेंगे। ठीक है, मैं इसे कहता हूँ जी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ जाके मैं इसे नेम्ड इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये तो पता ना, नेम्ड इंपोर्ट और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, एंड दिस इज़ वर्किंग। इसका मतलब है मॉडल को आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और उसी तरह यार इसे इंपोर्ट करेंगे, देख करेंगे। अब मैं इस मॉडल को यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मॉडल डॉट, जब भी आप मॉडल बना लेते हैं ना, तो इस मॉडल के ऊपर mongoose के दिए हुए बहुत सारे फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। एक फंक्शन है मेरा क्रिएट, अगेन ये बिल्ट इन फंक्शन है, मैं डॉक्यूमेंटेशन से दिखाता हूँ, और इस क्रिएट में जाके आप ये वाला डेटा पास कर दें। अब चूँकि प्रोडक्ट किससे बात करेगा, MongoDB से, तो MongoDB एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, तो उससे बात करने से पहले यहाँ पे क्या लगा दें आप, अवेट लगा दें, और अवेट लगाने के लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए, एसिंक होना चाहिए। दैट्स इट। अब एक बात सोचनी है, मॉडल का स्ट्रक्चर क्या है, नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन। तो जब भी हम डेटा भेजेंगे ना क्लाइंट से, तो डेटा को क्या करना चाहिए, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। उस स्ट्रक्चर को क्या करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे नेम क्या देता हूँ, फॉर एग्जांपल घड़ी, यानी ये प्रोडक्ट का नेम है। दूसरा क्या देना चाहता हूँ मैं, अगर यहाँ पे ये वाला इनपुट फॉर्मेट आपके स्कीमा से मैच नहीं करेगा तो क्या एरर देगा। तो मैंने प्राइस दिया, तो प्राइस यहाँ पे देता हूँ जी 2000, और यहाँ पे मैंने क्या दिया, डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे दे देता हूँ वॉच डिस्क्रिप्शन। दैट्स इट। अब देखें, नेम स्ट्रिंग, प्राइस नंबर, डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग, यही चीज़ मैंने मॉडल में। तो आपका मॉडल और आने वाला डेटा दोनों की शेप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब ज़रा गौर से सुनिएगा पूरा फ्लो। ये मैं किधर खड़ा हूँ, फ्रंट एंड में। यहाँ से रिक्वेस्ट भेजूँगा तो किधर जाएगी, कंट्रोलर में। कंट्रोलर के अंदर ये लाइन क्या करेगी, डेटा को किधर भेज देगी, MongoDB के अंदर। सो लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स डू दिस। मैंने यहाँ से सेंड किया, मेरी 200 रिक्वेस्ट आई, इसका मतलब क्या हो गया, सक्सेस। और अब मैं जाके MongoDB को ओपन करके देखूँगा तो मेरा ना मैंने डेटाबेस बनाया था मैनुअली, ना मैंने कलेक्शन बनाई थी मैनुअली, और ना ही मैंने डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया था मैनुअली। तो सब कुछ खुद ब खुद होना चाहिए। लेट मी कनेक्ट इट, लेट मी गो टू द, खुद ब खुद बन गया डेटाबेस। इसके अंदर जाएं, प्रोडक्ट्स, वहाँ मैंने क्या नाम रखा था, प्रोडक्ट, यहाँ क्या आया, प्रोडक्ट्स। इसके अंदर आए तो नेम वॉच, प्राइस 2000, डिस्क्रिप्शन वॉच डिस्क्रिप्शन, आईडी ऑटो जनरेट हुई, और ये आखिर वर्जन है इसका, डॉक्यूमेंट का वर्जन, ये भी ऑटो जनरेट हुआ है। क्लियर। अब आप कोई दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड करें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी शर्ट, और मैं यहाँ पे कहता हूँ जी इसका प्राइस है 1500, और यहाँ पे कहता हूँ जी कि कोई भी डिस्क्रिप्शन है, गुड शर्ट। अब मैं इसे सेंड करता हूँ। यहाँ पे अगर कोई एरर नहीं है, वापस जाएं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके देखें, दिस इज समथिंग। बस एक ही दफ़ा बनाना है, बन गया। अब वो पीछे अभी देखें ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे साइन अप की मिसाल दी थी, फॉर्म एक ही दफ़ा बनता है ना, इसके पीछे स्ट्रक्चर भी एक ही दफ़ा डिफाइन होता है ना।
अब जितने मर्जी कस्टमर आगे साइन अप करेंगे दे विल बी यूजिंग सेम फॉर्म, एंड जब भी कोई कस्टमर नई इन्फॉर्मेशन के साथ साइन अप होगा तो हमारे मोंगो डीबी के अंदर एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, एंड थिंग्स विल गोइंग ऑन, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। मैं अगर आपको अपना मोंगो डीबी का दिखाऊँ ना डेटाबेस, तो आपको उसमें से अब ये बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगी कि ये मोंगो डीबी का जो ऑनलाइन वर्जन है ना, क्लाउड वर्जन, उसको मोंगो डीबी एटलस बोलते हैं। तो जब हम होस्ट करेंगे तो हम भी अपना डेटा मोंगो डीबी एटलस में होस्ट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे फॉर्म्स का डेटा कहाँ जा रहा है। गिटहब के थ्रू लॉगिन करूँगा मैं इसे, सर गेट के लिए क्या होगा, सिर्फ प्रोडक्ट को कॉल करेंगे और अभी बताता हूँ, अभी मेरे पास 9 मिनट हैं। सो बहुत सिंपल है, आप ये वाला स्ट्रक्चर समझ गए ना कि मोंगो डीबी कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करना है, स्कीमा और मॉडल कैसे बनाना है, और उसके बाद सिर्फ एक लाइनर है, 1 लाइनर गेट करने के लिए भी, 1 लाइनर अपडेट करने के लिए, 1 लाइनर डिलीट करने के लिए, सिंगल लाइन में सब कुछ हो जाता है। ये देखें जी, ये मेरा क्लाउड पे डाटा होस्टेड है और ईजी लर्न के प्लेटफॉर्म पे। तो जो भी डाटा मेरे इस एप्लीकेशन से आ रहा है वो डाटा कहाँ जा रहा है, यहाँ पे कलेक्शंस बनी पड़ी है। देखें ब्लॉग्स, कैटेगरीज, मिसाल के तौर पे यूज़र्स देखें, जितने यूज़र्स साइन अप हुए ना वो यहाँ पे आके देखें, कैन यू सी फुल नेम, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, एंड पासवर्ड इज़ इनक्रिप्टेड नॉर्मली। तो ये पासवर्ड एडमिन भी नहीं देख सकते जो साइट्स के होते हैं। क्या होती है पासवर्ड की? टाइप इसकी स्ट्रिंग ही होती है, लेकिन ये इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग होती है, इसको डिक्रिप्ट या ब्रेक नहीं कर सकते आप लोग, नहीं कर सकता। तो खैर पासवर्ड है, रोल है, ये सारी की सारी चीज़ें। अब ये कितने यूज़र्स हैं, 1 से लेकर 20 तक मुझे शो कर रहा है ऑफ मैनी रिजल्ट्स, यानी ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे कितने शो कर रहा है, 20। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगले 20 शो करेगा, 20 to 40 ऑफ मैनी। तो काइंड ऑफ लाइक दिस एक्चुअली ये चीज़ बैकएंड पे मैनेज हो रही थी। कोर्सेज देखें, जितने भी कोर्सेज मैंने फ्रंट एंड से अपलोड किए हैं वो सारे के सारे कोर्सेज इस फॉर्म में स्टोर्ड है। तो ये एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर है जो आपको दिखा रहा हूँ। क्लियर? सो ये आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहें कि यार थिंग्स आर गेटिंग इन द राइट डायरेक्शन, तो उसी वजह से आप प्रैक्टिस भी करें इसको। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली हम 1 टाइम स्कीमा बनाएंगे, तो उसके बाद जब भी कोई नया यूज़र साइन अप करेगा वो ऑटोमेटिकली, अभी तो हम ये टेस्टिंग के लिए काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमने इसको किसके साथ लिंक करना है, अपने फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट के साथ। तो ये हो गया जी हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट, या क्या हो गया हमारी। अब हम ये चाहते हैं कि ये है हमारा प्रोडक्ट, तो मैं इस पर क्लिक करूं, इसको मैं यहाँ से हटा दूं पहले, मैं इस पर क्लिक करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस, 1 लाइनर सिंगल। यहाँ पे जाएं, कौन सा एंड पॉइंट कॉल हो रहा है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, तो इस पे दोबारा यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाने के बाद क्या करें, अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड, बस इसके अंदर एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर दें। और चूंकि ये अवेट है तो एसिंक लगा दें। और ये कुछ जाहिर है जब मैंने ये किया था तो इसका रिस्पांस किसी वेरिएबल पे स्टोर नहीं किया था, क्यों, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ जाके बस प्रोडक्ट क्रिएट कर दो, वापस कुछ ना लाओ। इसको कह रहा हूँ फाइंड करके कुछ वापस भी ला के दो, तो जब ये वापस लाएगा तो ये कुछ ना कुछ रिजल्ट मुझे देगा, DUCTS प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू दिस, और ये प्रोडक्ट्स मैं वापस रिस्पॉन्स में सेंड कर दूँ। यानी अब क्या हो रहा है, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, यहाँ पे वो रिक्वेस्ट रिसीव होगी, ठीक है। अभी मैं ये यूज़ नहीं कर रहा तो इसे कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे रिक्वेस्ट रिसीव होगी, यहाँ से रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद मैंने क्या कहा, सर्वर पे जाओ, इस मॉडल को इस्तेमाल करके जितने भी प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, जितने भी आइटम्स पड़े हैं वो क्या कर लो, फाइंड करके लाओ, वापस इधर दे देगा और मैं यहाँ से वापस रिस्पॉन्स में भेज रहा हूँ। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पे अभी तक इसके रिस्पॉन्स में वो पहले डमी डेटा आ रहा था ना, नाउ इफ़ आई हिट आई विल बी हैविंग प्रोडक्ट्स में वो दोनों के दोनों प्रोडक्ट कितने सेव है हमारे पास, 2 ना, एक वॉच सेव्ड था और दूसरा शर्ट सेव था। किस फॉर्म में आया, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म, या अरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यू कैन से मोंगो डीबी की ज़ुबान में ऑब्जेक्ट फॉर्म डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो यही 1 लाइनर है अपडेट के लिए भी, और यही लाइनर है 1 लाइनर है डिलीट के लिए भी, वो कल करेंगे हम, मे बी प्रॉबेबली इन द नेक्स्ट डे, बट दैट्स द इंटायर फिलॉसफी। ये चीज़ अगर आप समझ गए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के आपको कि आप ये सैटरडे संडे लगा लें, सिर्फ एक दफ़ा इसको मैनुअली खुद कर लें, ज़ुबानी करने की कोशिश करें, जहाँ फंस जाए वहाँ देख लें, मशवरा इसको देख लें एक दफ़ा। अगर आपको ये फ्लो समझ आ गया तो इसके बाद आने वाली पूरी बैकएंड में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करनी है। कैसी मैनिपुलेशन, जैसे पासवर्ड सेव करना है तो उसको पहले हैश करना है, तो हैशिंग के लिए एक लाइब्रेरी होगी, पासवर्ड को हैश करके कैसे स्टोर करना है ताकि वो डिक्रिप्ट ना हो सके, ब्रेक ना हो सके।
फिर हमने JWT टोकन सेंड करना, यानी जो भी करना है अब हमने कोई ना कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करके। एक्चुअल डेटाबेस का फ्लो यही है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई सर्वर पे, सर्वर उस रिक्वेस्ट को एवेल्युएट करेगा कि गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, पुट रिक्वेस्ट है या डिलीट रिक्वेस्ट है। तो अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो जो भी सर्वर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो साथ डेटा लाई होगी, वो डेटा उठा के कहाँ भेज देगा, डेटाबेस पे। अगर आने वाली रिक्वेस्ट गेट है तो सर्वर को देख लेगा गेट रिक्वेस्ट है, तो ये डेटाबेस से डेटा गेट करके वापस क्लाइंट को भेज देगा। आने वाली रिक्वेस्ट अगर पुट है तो साथ में पुट के में भी बॉडी में डेटा आता है, तो पुट के लिए जो भी डेटा आएगा उसे अपडेट कर देगा सर्वर पे जाके। डिलीट है तो डिलीट में आईडी आती है, आईडी की बेस पे पुट करेगा। तो कल या अगले क्लास में तीनों तरीके सर्वर पे डेटा सेंड करने के, क्यूरी पैरम, पोस्ट और यूआरएल पैरम, ये भी इंपॉर्टेंट है, और डेटाबेस के ऑपरेशन तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, इसके बगैर तो चल ही नहीं सकते हम। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला मसाइल है तो बता दें। और अगर मसला मसाइल नहीं है तो